स्वागत है आपका 1857 की क्रांति के दूसरे पार्ट में। 1857 की क्रांति से सुलझा हुआ हिंदुस्तान अब खामोश जरूर था, लेकिन यह खामोशी हार की नहीं थी। यह तूफान से पहले की शांति थी। अंग्रेज समझ बैठे थे कि तलवारें म्यार में चली गई है, मगर वे यह भूल गए थे कि लड़ाई सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि दिमाग और कलम में उतर चुकी थी। इसी दौर में देश के कोने कोने में जागरण की नई लहर उठी थी। राजा महाराजा भले ही दबा दिए गए हो, लेकिन पढ़े लिखे भारतीयों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अखबार निकले, भावनाएं होने लगी और अंग्रेजी शिक्षा ने ही अंग्रेजों के खिलाफ तर्क गढ़ने शुरू कर दिए। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसमें भारतीयों को नाम मात्र की भागीदारी दी गई, लेकिन असली सत्ता अब भी फिरंगियों की मुट्ठी में ही रही। अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दूरी बढ़ाने की चालें चली। कभी आरक्षण की बात, कभी अलग अलग कानून, ताकि एकता की जड़ें मजबूत न हो सके। उधर किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता गया। नील और चाय की खेती ने जुल्म की नई इबारत लिखी और फैक्ट्रियों से निकला ब्रिटिश माल हिंदुस्तानी कारीगरों की रोजी छीनता चला गया। पर इन्हीं अंधेरों के बीच उम्मीद की एक रोशनी भी जल रही थी। बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम लिखा, दयानंद सरस्वती ने स्वराज को जन्म सिद्ध अधिकार बताया और धीरे धीरे यह सोच पनपने लगी कि आजादी भीख में नहीं संघर्ष से मिलती है। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव पड़ी, तो यह साफ हो गया था कि अब लड़ाई बिखरी नहीं रहेगी। अब यह आंदोलन विचारों का था, संगठन का था और अंग्रेजों की ही बनाई व्यवस्था को उनके खिलाफ मोड़ देने का था। क्रांति की ज्वाला अब चुपचाप सुलग रही थी और यही सुलगन आगे चलकर पूरे साम्राज्य को राख करने वाली थी। तो दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। असली टकराव, असली आंदोलन और असली आजादी की कहानी 1857 के बाद की सुलगती आग अब विचारों की लपेट में आ चुकी थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि बंदूक से विद्रोह दबाया जा सकता है, लेकिन सोच को जंजीरों में बांधना आसान नहीं होता। धीरे धीरे भारत में एक नया वर्ग उभरता रहा, पढ़ा लिखा, जागरूक और सवाल करने वाला। राजा तो हार चुके थे, पर अब लड़ाई जनता के हाथों में आ रही थी। अखबार अब सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, वे अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का हिसाब लिखते थे। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान लोगों के दिलों में आजादी की भाषा भरने लगे। इसी बीच अंग्रेजों ने सुधारों का दिखावा किया। 1861, फिर 1892 और 1909 के अधिनियम लाए, लेकिन यह सुधार के पीछे एक साजिश छिपी थी। थोड़ी सी भागीदारी दो और पूरी सत्ता अपने पास रखो। 1905 में वही हुआ जिसने सोई हुई चेतना को झकझोर दिया। बंगाल का विभाजन, धर्म के नाम पर पहली बड़ी दरार और फूट डालो राज करो की खुली शुरुआत। लेकिन अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि इस फैसले से डर नहीं आग भड़केगी। स्वदेशी आंदोलन उठा, विदेशी कपड़ों की होली जली और चरखे की आवाज पहली बार सत्ता तक पहुंची। अब आंदोलन सिर्फ सभाओं तक सीमित नहीं रहा, यह गलियों, बाजारों और घरों तक पहुंच चुका था। युवाओं ने हथियार उठाए और कुछ ने कलम को ही सबसे बड़ा शस्त्र बना लिया। 1907 में तिलक गरजे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा नहीं, एक अंग्रेजी सत्ता के ताबूत में पहली कील थी। फिर आया 1914 का पहला विश्व युद्ध। अंग्रेजों ने भारत से धन मांगा, जवान मांगे, लेकिन बदले में आजादी का झूठा वादा दिया। युद्ध खत्म हुआ, पर वादा फिर अधूरा रह गया। 1919 जालियांवाला बाग, एक मैदान, निहत्थे लोग और गोलियों की बरसात, इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नैतिकता को हमेशा के लिए दफना दिया। अब देश समझ चुका था, न्याय की उम्मीद अंग्रेजों से करना अपने घाव खुद कुरेदने जैसा है। इसी दौर में मंच पर आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, बिना हथियार, बिना नफरत, लेकिन अपराजय इरादे के साथ। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, सरकारी स्कूल छोड़े गए, नौकरियां त्यागी गई और पहली बार सत्ता को जनता की ताकत का अंदाजा हुआ। लेकिन यह राह आसान नहीं थी, कहीं लाठीचार्ज, कहीं जेल और कहीं अपनों की कुर्बानी। फिर भी चिंगारी बुझी नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ आंदोलन नहीं था,
यह एक संकल्प था, या तो आजादी या फिर सब कुछ दांव पर। अगले वीडियो में हम जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, शुरुआत कब हुआ और खत्म क्यों हुआ। इसी तरह से हिस्ट्री का एपिसोड चलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।